अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में अवसर, असमानता और यहां तक कि चुनावों को प्रभावित करने वाली एक सबसे शक्तिशाली सामाजिक सच्चाई को लगभग 90 वर्षों से आधिकारिक रूप से गिना ही नहीं गया है, हम बात कर रहे हैं जाति की। और अब दशकों की चुप्पी के बाद भारत फिर से जाति को गिनने की तैयारी में है। आइए समझते हैं कि जातिगत जनगणना फिर से चर्चा में क्यों है और यह भारत के भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। जातिगत जनगणना का मतलब है कि सरकार केवल धर्म, लिंग या उम्र ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जाति को भी दर्ज करती है। अब तक हमारी जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी का ही डेटा शामिल किया गया। ओबीसी और अन्य जातियों को बाहर रखा गया। इसका मतलब है कि असली आंकड़े, कितने ओबीसी, कितने जनरल कैटेगरी, कितने ईबीसी, हमें सही से पता ही नहीं है। और एक ऐसे देश में जहां जाति शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक दर्जे को प्रभावित करती है, यह डेटा की एक बहुत बड़ी कमी है। ब्रिटिशों ने 1881 में जाति आधारित गिनती शुरू की थी। आखिरी बार पूरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद नेहरू जैसे नेताओं को लगा कि जाति को गिनने से विभाजन बढ़ेगा, इसलिए 1951 से केवल एससी और एसटी को गिना गया। उम्मीद की गई कि जातिगत पहचान धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असमानताएं बनी रहीं और डेटा के बिना उन्हें समझना और भी मुश्किल हो गया। तो जातिगत डेटा क्यों जरूरी है? क्योंकि जाति अब भी गरीबी, शिक्षा, नौकरियों और सत्ता तक पहुंच से गहराई से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, उच्च जातियां सिर्फ 15 से 20% आबादी हैं, लेकिन सरकारी ऊंचे पदों में उनका वर्चस्व है। वहीं कई ओबीसी और ईबीसी अब भी कम प्रतिनिधित्व पाते हैं। संविधान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि कितने लोग जरूरतमंद हैं, तो नीतियां कैसे बनेंगी? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आंकड़ों पर आधारित नीति बनाना जरूरी है। 2011 में सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यानी SECC के तहत जातिगत डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया सच कहें तो पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। 4 लाख से ज्यादा जातियों के नाम दर्ज हुए और इनमें से कई तो बस वर्तनी में ही अलग थे। डेटा को ना तो ठीक से साफ किया जा सका और ना ही सही से वर्गीकृत किया गया। इसी वजह से यह डेटा कभी जारी ही नहीं हो पाया। तो सबक क्या है? जातिगत डेटा को वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल आधिकारिक जनगणना की तरह इकट्ठा किया जाना चाहिए। अब आते हैं 2023 पर। बिहार ने अपनी खुद की जातिगत जनगणना की। इसमें पाया गया कि ओबीसी और ईबीसी मिलाकर राज्य की 63% से अधिक आबादी है। इसी तरह के सर्वे तेलंगाना और कर्नाटक में भी हुए, जहां पिछड़े वर्ग बहुमत में हैं। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने आखिरकार अपना रुख बदला। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने राष्ट्रीय जातिगत जनगणना को मंजूरी दी। 1931 के बाद पहली बार भारत अब सभी जातियों को गिनेगा। अब आगे क्या? सही डेटा आने के बाद आरक्षण नीतियां बदल सकती हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में हो। कुछ चेतावनी देते हैं कि इससे जातिगत राजनीति और बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव होगा अनुमान से प्रमाण की ओर जाना। बेहतर डेटा से योजनाओं को सही दिशा मिल सकती है, असमानता को ट्रैक किया जा सकता है और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। भारत अब उस सच्चाई को गिनने को तैयार है जिससे वो दशकों तक मुंह मोड़ता रहा। जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह सच्चाई को स्वीकारने का पहला कदम है। अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो यह भारत को ज्यादा समान और समावेशी बना सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हमें जाति को गिनना चाहिए, बल्कि यह है कि इस डेटा के साथ हम क्या करेंगे। ऐसे और शैक्षिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।